नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जाएं हमारी मर्चेंडाइज वेबसाइट shop.thejaipurdialogues.com पर। वैसे वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है, सीधे नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे। इस समय विंटर प्रोडक्ट्स जो हैं वो बिल्कुल हॉट चल रहे हैं और धार्मिक थीम वाले, उनको सीधे सीधे आप डिस्क्रिप्शन में देख के ही आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अवश्य करें। आज बड़ा एक एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव हुआ बेट द्वारका में। ये बेट द्वारका क्या है? बेट द्वारका वो स्थान है जहाँ पर ये बताया जाता है कि यहाँ बेट द्वारका में ही भगवान कृष्ण का महल था। वैसे द्वारका वहाँ पर दो हैं, एक द्वारका वो है जहाँ पर द्वारकाधीश मंदिर है और दूसरी ये बेट द्वारका बताई जाती है जहाँ पर कहते हैं कि साहब कि कृष्ण जी का जो महल था वो इस बेट द्वारका में ही था। अब ये एक टापू है, आइलैंड है। पहले बड़ी यहाँ समस्या हुआ करती थी, ये हुआ क्यों, इसका इतिहास क्या है। इससे पहले आपको ध्यान होगा कि 1 वर्ष पहले इसी बेट द्वारका में बहुत सारी जो इलीगल मज़ार थी वो तोड़ी गई थी। अब ये इलीगल मज़ार के बाद के मज़े की बात यह है कि ये वो स्थान है जिसके लिए वक्फ बोर्ड ने, गुजरात वक्फ बोर्ड ने एक याचिका लगा दी थी गुजरात हाई कोर्ट में, जिसमें कहा था कि ये आइलैंड जो है ये पूरा का पूरा ये वक्फ का हो गया। और गुजरात हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को न केवल ठुकराया था बल्कि उनको काफ़ी खरी खोटी भी सुनाई थी। अब वक्फ बोर्ड का तो आपको पता ही है, अभी वैसे वक्फ अमेंडमेंट बिल लंबित है और आशा करते हैं कि भाई इस पर अब कुछ कार्रवाई होगी। और ये खाली एक चुनावी जुमले के लिए नहीं किया गया था, क्योंकि यदि ये चुनावी जुमले के लिए किया गया था भाई, तो मैं ये बता देना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को भी कि इसका जो इम्पैक्ट है वो अच्छा नहीं होगा। आप अपनी विश्वसनीयता से खेल रहे हैं, क्योंकि इससे पूरे हिंदू समाज की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। वो जिस तरह की कब्ज़ाबाजी हो रही है, जो कब्ज़ा माफिया बन गया है, जिसको सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ जी ने कह दिया कि ये कब्ज़ा माफिया है, ये लैंड माफिया है। तो इस लैंड माफिया को जो खुली छूट है कब्ज़ा करने की किसी के भी ज़मीन पर, किसी के भी भवन पर, किसी के भी खेत पर, किसी के भी मंदिर पर, वो अब हिंदू समाज सहन करने के लिए तैयार नहीं है। इसी वक्फ के चक्कर में बेट द्वारका में बाद में पूरी एक इलीगल मज़ार डिमोलिशन ड्राइव की गई और अब जो है वो इलीगल स्ट्रक्चर डिमोलिशन ड्राइव की गई। 52 ऐसे चिन्हित किए गए इलीगल कंस्ट्रक्शन, जो कि लगभग सभी जो हैं वो समुदाय विशेष के थे, क्योंकि समुदाय विशेष जो है वो उसको एक्सपर्टीज़ है कब्ज़ा करने में। तो वो सारा का सारा डिमोलिश किया गया। डिमोलिश करके जो सरकारी ज़मीन थी, पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी छूट दे रखी है कि भाई इलीगल इंक्रोचमेंट ऑन गवर्नमेंट लैंड, उसके लिए आपको कोई मनाही नहीं है, तो उसका पूरा लाभ उठाते हुए इसको पूरा समतल कर दिया गया। ये 52 बड़े एक स्ट्रक्चर्स थे वो हटा दिए गए। ये हुआ कैसे कि भाई जो कृष्ण की नगरी थी उस पर मेजॉरिटी जो है वो एक समुदाय विशेष की हो गई, और ऐसा कैसे हुआ? ऐसा भी इसके लिए भी बड़ा एक षड्यंत्र किया गया। आप सोचिए कैसे सोच समझ के यहाँ पर अचानक जो है लगभग 30-40 वर्ष पूर्व यहाँ पर जो पहले जो हुआ करती थी वो नाव से जाया जाता था। ओखा से आप जेटी से नाव लेते थे और नाव से आप बेट द्वारका जाते थे। बेट द्वारका जाने वालों में अचानक जो है वो कुछ अलग तरह के, यानी कि समुदाय विशेष के लोगों को यहाँ पर एक दिखाई पड़ा कि एक यहाँ पर मौका है, और उन्होंने भी अपनी नावें यहाँ आके लगाईं। और नावों पे पहले तो उन्होंने दूसरों से कम रेट देना आरंभ किया। लोग उधर अवश्य जाने लगे, जो हिंदू थे उनकी नावें जो हैं वो कम होती गईं, और एक बार जब इनकी मोनोपोली हो गई तो मोनोपोली करने के बाद इन्होंने रेट इतने बढ़ा दिए कि लोग वहाँ जाने से ही कतराने लगे। और इसका लाभ उठा के इन्होंने धीरे धीरे बेट द्वारका में
वहाँ पर अपनी मेजॉरिटी कर ली। और मेजॉरिटी करने के बाद फिर आपको पता है इलीगल मज़ारे, इलीगल कंस्ट्रक्शंस सब पूरा कर करा के चारों तरफ ज़मीन पे कब्जा करना है, सारे धंधे करके, और ये एक षड्यंत्र कर लिया कि यहाँ तक क्लेम करने लगे कि साहब कि तो पूरा का पूरा जो द्वीप है यही हमारा है, ये वक्फ प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि हम अब यहाँ आ गए हैं। वक्फ के भी बड़े मज़े हैं साहब, कहीं भी किसी को भी क्लेम कर लो। आज मैंने देखा कि कुछ लोग बड़े खुश हो रहे थे कि साहब एक ऐसा कोई जजमेंट आया है जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह और आपके जो हमारे मैडम है लेडी जस्टिस उनका, तो उसमें ये कहा गया है कि बिना सेल डीड के रजिस्ट्रेशन हुए ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। इन लोगों को ये भी समझ में नहीं आता, इस तरह की बातें करते हैं, व्हाट्सएप पे चला रहे हैं कि भैया सेक्शन 108 वक्फ एक्ट पढ़ लें अच्छी तरह से। आज का जो वक्फ एक्ट है वो सारे एक्ट्स के ऊपर प्रिवेल करता है। जी हाँ, ये जो है वक्फ एक्ट 1995, ये साहब पूरे भारत भर के जितने भी और कानून हैं उनके सबके ऊपर है। तो इसमें ना तो कोई ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से बाधित है, ना किसी एक्स एक्ट से, ना किसी वाई एक्ट से, सबसे ऊपर है ये। और इसी का सबसे बड़ा जो विरोध इसका इसलिए हो रहा है कि भाई यदि वक्फ एक्ट अमेंडमेंट पारित हो गया, वक्फ एक्ट अमेंडमेंट में बाकी आप सारे छोड़ दीजिए अमेंडमेंट, खाली एक ये 108 वाला जो है इनका और एक लिमिटेशन वाला, ये दो हटा दीजिए, तो उसके बाद फिर वो जो वक्फ एक्ट है वो बिल्कुल डेड हो जाता है। इसीलिए इतना विरोध हो रहा है। और बाकी जो योगी जी ने किया वो एक अलग ही लेवल का मामला है। उन्होंने तो यूपी का एक वक्फ एक्ट था उसमें अमेंडमेंट करके, और जो वक्फ एक्ट 1995 है सेंट्रल वक्फ एक्ट, उसके जो नियम बने हुए हैं उनमें अमेंडमेंट करके ये कर दिया कि साहब की ओनरशिप का वेरिफिकेशन आवश्यक है। सिंपल सी बात है। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया हुआ है, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं तो भाई उनको भी कर लेना चाहिए। यानी यदि वक्फ एक्ट अमेंडमेंट में डिले भी होता है तो भी यदि आप ये अमेंडमेंट कर लेते हैं कि जो निर्णय आया था जिंदल 100, जी हाँ, जिंदल 100 वर्सेस राजस्थान वक्फ बोर्ड, उसमें यही स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसी भी इस तरह की प्रॉपर्टी का भाई जो ओनरशिप है वो बताई जानी आवश्यक है। आप हवा में आके अचानक आपको लगा कि साहब कि जो प्राइम मिनिस्टर्स रेजिडेंस है उसको आपने आके और लिखा दिया कि साहब की प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस मेरी है, मैं इसको वक्फ करता हूँ, ऐसा नहीं होगा। पहले आपको उसका ओनरशिप डॉक्यूमेंट बताना पड़ेगा। और ये जो है ये वक्फ बोर्ड वाले जो ये फ्रॉड करते हैं और बिना वेरिफिकेशन के किसी के भी वक्फ एक्ट बना के बल्कि खुद खड़ा करके ये रजिस्टर कर लेते हैं, इस पर तो रोक ऐसी लगाई है योगी जी ने। उन्होंने तो 1369 फसली, ये फसली जो है ये महाराज शिवाजी के टाइम पे ये एक कैलेंडर यूज़ किया गया था। तो 1369 फसली का मतलब होता है कि उसमें 490 साल आप जोड़ दीजिए, यानी 1859 से वो वेरीफाई करने जा रहे हैं। अल्लो कल्लो बात, आप क्या कर सकते हो? आप कुछ नहीं कर सकते कोई भी, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है कि ओनरशिप तो आवश्यक है वक्फ करने के लिए। कोई भी स्ट्रक्चर कहीं पे खड़ा है आप नहीं कर सकते। इसी का उपयोग करते हुए संभल में जो पूरा का पूरा जो वक्फ का क्लेम था उसको ध्वस्त किया गया है, और उस वक्फ के क्लेम को ध्वस्त करते हुए पूरे संभल को रिक्लेम किया जा रहा है। और न केवल ये, जिस व्यक्ति ने भी जो फर्जी वक्फ क्लेम दिया था जिसके अनुसार जो संभल टाउन का जो पूरा क्षेत्रफल है उससे अधिक क्षेत्रफल वक्फ में दिया हुआ था और उसके ना तो क्लेमेंट मिल रहे थे ना कोई और मिल रहे थे, आके क्लेम किसने दाखिल किया? समाजवादी पार्टी वालों ने।
वो पूरा का पूरा उसका ध्वस्तीकरण हो चुका है और लोगों के खिलाफ एफआईआर और फाइल हो गई। तो भाई वक्फ वालों, जिन जिन ने इस तरह के फर्जी वक्फ के क्लेम डाल रखे हैं, वो देखो उत्तर प्रदेश में नियम बदल गए हैं और पुराना जो यूपी वक्फ एक्ट 1936 था उसमें अमेंडमेंट भी हो गया है और उसके अनुसार यदि आपने बिना ओनरशिप के फर्जी वक्फ किए हुए हैं, किन्हीं मंदिरों को वक्फ कर दिया है, किन्हीं लोगों की ज़मीनों को वक्फ कर दिया है, तो आप निशा खातिर रहें, आपके विरुद्ध भी एफआईआर होना तय है। और जिस प्रकार से संभल में इलीगल इंक्रोचमेंट हटाए गए हैं वो भी आपके सामने रखा हुआ है, कोई नहीं गया विरोध में। यहाँ तक कि वो जो जामा मस्जिद कमेटी है ना, जो जरा सी चीज़ों के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाती है, और सुप्रीम कोर्ट आजकल जब से हमारे नए चीफ जस्टिस साहब आए हैं तब से बिल्कुल अपने द्वार खोल के बैठा हुआ है उन लोगों के लिए। हाँ आइए हम सीधे एंटरटेन करते हैं आर्टिकल 32 में। यार आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट्स के लिए है, लेकिन भाई क्या करोगे आप जो आर्टिकल 32 में एंटरटेन हो रही हैं इस तरह की कम्युनिटी पिटिशंस। तो उस जामा मस्जिद कमेटी ने भी अपनी इलीगल दुकानें तोड़ डाली हैं। एएसआई की प्रॉपर्टी के ऊपर बैठी हुई जामा मस्जिद कमेटी। बहुत कुछ इस देश में हो रहा है जो गलत है और उसको तोड़ने के लिए अब सेनाएं चल चुकी हैं और उसके जो सबसे बड़े सेनापति हैं वो योगी जी हैं। लेकिन योगी जी के देखा देखी दूसरे प्रदेशों में भी अब कार्य आरंभ हो गए और ये जो द्वारका में, बेट द्वारका में श्री कृष्ण जन्मभूमि को स्वतंत्र कराने का जो ये उद्यम हुआ है गुजरात सरकार द्वारा और उनके गृह मंत्री हर्ष संघवी जी द्वारा, वह स्तुत्य है, प्रेजवर्दी। जी हाँ, उसकी स्तुति की जानी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।